Today I am going to discuss January 2019 paper. Question number 1. Which anti-epileptic drug causes hepatotoxicity and blood dyskaryosis? The answer is phenytoin. फेनिटोइन, कार्बामेज़ापिन, ये जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है ना, ये सारी ओवरऑल हेपेटोटॉक्सिसिटी करती हैं, लेकिन हर ड्रग का अपना अपना एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है. फेनिटोइन बेसिकली हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करती है और ब्लड डिस्कैरियोसिस भी करती है. फेनिटोइन इज हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. क्वेश्चन नंबर 2. मोस्ट कॉमन ट्रू हर्मेफ्रोडाइट इज 46XX. हर्मेफ्रोडाइट हम कहते हैं व्हेन अ पर्सन इज कैरिंग ओवो टेस्टिस एट द सेम टाइम, यानी उनमें ओवरी भी हैं, टेस्टिस भी हैं एट द सेम टाइम, उन्हें हम हर्मेफ्रोडाइट्स कहते हैं. और उनमें XY वाले भी होते हैं, XX वाले भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ट्रेट है दैट इज 46XX. Question number 3. A pregnant lady with right-sided headache, not relieved with paracetamol or any other drug. So what is the most appropriate treatment? The answer here is propranolol. Question number 4. Complications of ACE inhibitors in pregnancy. The answer here is shortening of limbs. लेकिन इसमें एक और रिकॉल मैंने देखा था जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ था रीनल डिसजेनेसिस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीनल एजेनेसिस एंड रीनल डिसजेनेसिस. डिसजेनेसिस का मतलब है देयर इज अ लिटिल बिट टिश्यू बट इट इज नॉट कंजेनिटली एब्सेंट. थोड़ा बहुत किडनी का टिश्यू है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा. एजेनेसिस का मतलब है देयर इज नो टिश्यू एट ऑल. सो एजेनेसिस तो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स है ना, अगर किसी का कोई गुर्दा बन ही नहीं रहा. यहां पे उन्होंने कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं पूछा, वो ड्रग का साइड इफेक्ट पूछ रहे हैं ना. सो ड्रग का साइड इफेक्ट एसी इनहिबिटर्स का कॉमनली आता है रीनल डिसजेनेसिस. सो अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आए और उसके साथ वो आपको रीनल डिसजेनेसिस की ऑप्शन दें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां इस वक्त नहीं है ऑप्शन. दैट्स वाई अभी हमारा आंसर होगा शॉर्टनिंग ऑफ लिम्स. Question number 5. A patient with chronic hypertension having small for gestational age fetus, यानी कि SGA. What is the cause? The answer is atenolol. Beta blockers pregnancy में use नहीं कराते, खास तौर पे first trimester में. And the reason being IUGR, कि जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बीटा ब्लॉकर्स को यूज कराते हैं तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाती है. और वो एविडेंट कब होगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं, एविडेंट हो जाएगा ना एकदम से. ग्रोथ के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना बच्चों में, वो 28 वीक्स के बाद एविडेंट होते हैं. प्लेसेंटा की डेवलपमेंट 18 से 20 हफ्तों पे कंप्लीट होती है. उससे पहले तो प्लेसेंटा बन रहा होता है, डेवलपमेंट की स्टेज में होता है. प्लेसेंटा बनेगा तो बाकी के प्रॉब्लम्स आएंगे ना. अब जब 20 वीक्स पे प्लेसेंटा कंप्लीट हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है हाइपरटेंशन, यानी वो तमाम प्रॉब्लम्स जिनका ताल्लुक प्लेसेंटा के साथ था. अब उसके अंदर जब यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी आएगी, बच्चे के पास खून नहीं जाएगा, बच्चे की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाएगी. सो आप बीटा ब्लॉकर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते. आगे आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 6. टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन कैन कॉज विच कॉम्प्लिकेशन इन द बेबी? द आंसर इज ऑप्शन ए, मेंटल रिटार्डेशन. व्हाट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस? टॉक्सोप्लाज्मोसिस पेट कैट की हैंडलिंग की वजह से प्रेग्नेंट लेडी को होगा. कैट इंटरमीडिएट होस्ट है. कैट ने एक ऐसा रॉडेंट खाया था, एक ऐसा चूहा खाया था जिसके अंदर बीमारी थी. अब जब उसने वो खा लिया तो क्या होगा? When the cat is passing feces, the feces is carrying cyst. उसके अंदर वो एग्स पाए जाते हैं. When a pregnant lady is handling a pet cat, यानी उसने क्लीन किया जहां वो पेट कैट रह रही थी, मट्टी में, सॉइल में, जहां भी उस कैट ने फीसिस किया हुआ था, स्टूल पास किया हुआ था, जब वो प्रेग्नेंट खातून के साथ टच होगा, अगर वो बगैर हाथ धोए खाना खा लेगी तो इस तरीके से उस प्रेग्नेंट खातून को टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बीमारी कैरी हो जाएगी. ये इस तरह साइकिल चल रहा होता है. चूहा चूहे से बिल्ली की तरफ, बिल्ली से आगे प्रेग्नेंट खातून की तरफ. सो जब टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगा तो क्या होगा? जो फीटस डेवलप हो रहा था उसके अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे. हाइड्रोकेफलस भी बन जाता है, माइक्रोकेफली भी बन जाता है, टिपिकल रैश बन रहे होते हैं, खास तौर पे मेंटल रिटार्डेशन. Question number 7. Comparing betamethasone with dexamethasone, what is the benefit of, or you can say what is the decreased risk with betamethasone? The answer is option E, periventricular leukomalacia. Question number 8. A patient with omphalocele and serum alpha fetoproteins more than 6. Her previous baby was also affected. So what is the next investigation? The answer is ultrasound. इन questions में सबसे पहले आपने देख लेना है कि रिस्क फैक्टर वाला पेशेंट है कि नहीं.
अगर तो पेशेंट रिस्क फैक्टर वाला है, फिर ये देखें कि उसे कौन सी वाली बीमारी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, कार्डिक डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ब्लड डिस्कैरियोसिस हो रहा है, क्या चीज है। ऐसी प्रेग्नेंट खवातीन जिनमें ओम्फेलोसील भी आ गया, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू भी ज्यादा आ गई और उनका पिछला बच्चा भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का शिकार था या डाउन सिंड्रोम था या सीएनएस डिसऑर्डर था, तो ऐसे में आपने इस दफा वाले हमल में, इस दफा वाले बच्चे में मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस देखनी है, को एग्जिस्टिंग एनॉमलीज देखनी है। फॉर दैट पर्पस यू विल चूज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में 2-3 तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक होता है डेटिंग स्कैन जो आप 7 to 11 वीक्स के बीच में करा रहे होते हैं। फिर एक आता है मिड ट्राइमेस्टर स्कैन, अर्ली मिड ट्राइमेस्टर स्कैन, जो कि एनॉमलीज को ही पिक कर रहा होता है। वो आप 13 वीक्स पे भी करा लेते हैं, 14 वीक्स पे भी करा लेते हैं, 15 वीक्स पे भी करवा लेते हैं। फिर एक और आता है एनॉमली स्कैन जो कि 19 वीक्स पे हो रहा होता है, 18 to almost 21। ये आप हाई रिस्क पेशेंट्स में कराते हैं ताकि आप ये देख सकें कि बच्चे में अकेला ओम्फेलोसील है या कोई और भी बीमारी है। फिर हमारा डिसीजन क्या होता है, फिर हमने ये फैसला करना होता है कि हम इस बच्चे को टर्मिनेट करें या प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करें। उसकी खातिर हमें अल्ट्रासाउंड डिटेल से कराना पड़ता है ताकि आपको एग्जिस्टिंग एनॉमलीज देख सकें। कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास 2 तरह के हैं, सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस। जो सीवीएस और एमनियोसेंटेसिस है ना, ये बच्चे की बीमारी को डायग्नोस करेगा। मां को तो पता चल गया हमें कुछ ना कुछ है, रिस्क है। अब यहां पे आंसर आ जाएगा अल्ट्रासाउंड। क्यों? क्योंकि ओम्फेलोसील भी है और साथ सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू भी ज्यादा है। सो दैट्स वाई फिर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे ताकि को एग्जिस्टिंग एनॉमलीज का पता चले और फिर आप टर्मिनेशन का फैसला कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, a lady with 155 centimeter height and 78 kilograms weight came at booking visit. Ideal weight gain during pregnancy should be, the answer here is 6 kilograms. मैंने आंसर की पीडीएफ फाइल में मेंशन किया हुआ है, ड्यूहर्ट्स में टेबल एक बना हुआ है बहुत अच्छा सा। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे ना तो वो आपको याद भी हो जाएगा। उसे अच्छी तरह देखें, उसमें पाउंड्स में वजन दिया हुआ है, किलोग्राम्स में दिया हुआ है और बताया हुआ है कि एन एवरेज वेट लेडी शुड गेन ऑलमोस्ट 10 to 11 kg और यू कैन से 16 to 18 pounds वेट थ्रू आउट 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर पेशेंट ओबीज है तो डेफिनेटली आपने 9 महीनों में उसको कम वेट गेन कराना है। आप उसे पहले ही बता देंगे कि भाई तुमने तो सिर्फ 5 से 6 किलोग्राम वजन गेन करना, तुम तो पहले इतनी ज्यादा बल्की हो। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेक्शन पॉइंट फॉर वेंटूज एप्लीकेशन। वेंटूज कहते हैं वैक्यूम को। वैक्यूम के 2-3 कप्स आते हैं, सिलिकॉन कप्स होते हैं, कीवी कप होता है जिसको आप ओमनी कप कहते हैं। नॉर्मली जो सिलिकॉन कप होता है डिफरेंट साइजेस में होता है, 60 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर। मल्टी ग्रेविडा को आप जरा बड़े साइज का लगा देते हैं क्योंकि उनमें वेजाइनल लैक्सिटी ऑफ वॉल्स होती है ना, जबकि प्राइमी ग्रेविडा की इतनी ज्यादा वेजाइनल लैक्सिटी ऑफ वॉल्स नहीं होती है, तो दैट्स वाई फिर आप छोटे साइज का कप उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेंटूज की एप्लीकेशन कैसे होती है, आप उसको फ्लेक्शन पॉइंट पे अप्लाई कर रहे होते हैं। एंड व्हाट इज फ्लेक्शन पॉइंट? फ्लेक्शन पॉइंट इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ऑप्शंस बदल के देते हैं, कभी वो पोस्टीरियर फॉन्टेनेले लिख देते हैं, कभी वो लैम्डा ब्रैगमा लिख देते हैं, कभी वो सिंपल ऑक्सीपुट लिख देते हैं। सिंसिपुट एंड ऑक्सीपुट, सिंसिपुट आगे वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है, और जो ऑक्सीपुट है वो पीछे वाला पार्ट है। सो ये याद रखें, ऑक्सीपुट कह लें या पोस्टीरियर फॉन्टेनेले कह लें, ये दोनों एक ही बातें हैं। सो वहां से तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर उसके इन फ्रंट होता है फ्लेक्शन पॉइंट। Question number 11. Which type of placenta has a small chorionic plate and a large basal plate? This is circumvallate placenta. Question number 12. First sign of magnesium sulfate toxicity. What is magnesium sulfate? Why do we give it? हम क्यों देते हैं इसे? Magnesium sulfate is a drug which is used for eclampsia, which is used for treating convulsions, and it is having anti-convulsant effect. ये जो सीजर्स होते हैं, फिट्स होते हैं, विच इज सेकेंडरी टू एक्लेम्शिया, जो कि हाई ब्लड प्रेशर पे आ रहे होते हैं। कितने ब्लड प्रेशर पे? व्हेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160 मिलीमीटर मर्करी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 110 मिलीमीटर मर्करी, ओनली देन यू कंसिडर मैग्नीशियम सल्फेट। इससे नीचे वाले ब्लड प्रेशर पे देने का ज्यादातर कोई फायदा नहीं होता, और आपके पास जो एक्लेम्शिया वाले पेशेंट आते हैं उनमें ज्यादातर इतना ही ब्लड प्रेशर होता है। और दूसरी बात, इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया वालों को भी आप दे देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 2 तरह इस्तेमाल होता है। एक तो मैग्नीशियम सल्फेट न्यूरो प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर प्री टर्म बेबीज,
अगर प्रीटर्म डिलीवरी आपको लग रही है कि ये तो प्रीटर्म डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर हम क्या करते हैं, बच्चे की न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट लगा देते हैं। और एक हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं फॉर एक्लैम्सिया। आप यूजुअली लोडिंग डोज दे रहे होते हैं और मेंटेनेंस डोज दे रहे होते हैं। अक्सर हॉस्पिटल्स में लोडिंग डोज बटक्स पे लगा देते हैं, इंट्रामस्कुलर आप दोनों बटक्स पे अलग-अलग लगा देते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में आप इंट्रावेनस लोडिंग डोज दे रहे होते हैं, जिसमें के मैग्नीशियम सल्फेट का जो एक एम्प्यूल आता है ना, वो 10 ml का होता है। उसमें से आप 8 ml ले लेते हैं, ब्यूरेट में बनाते हैं, बाकी का 92 ml आप नॉर्मल सेलाइन ले लेते हैं। आप लोडिंग डोज 20 मिनट्स में खत्म कर देते हैं। और जो मेंटेनेंस डोज होती है वो पूरा का पूरा आप 10 ml का एम्प्यूल लेके उसके साथ ब्यूरेट में आप बनाते हैं, एडजस्ट करते हैं, और 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से आप मेंटेनेंस डोज चला रहे होते हैं। अब इससे होगा क्या, जब आप मैग्नीशियम सल्फेट देना शुरू करेंगे, व्हाट इज द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट? द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर convulsions is 4 to 8 milligrams per deciliter. So when it comes to 9 या in fact beyond 9 वाली value, then साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। और पहला साइड इफेक्ट कौन सा है? लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस, जो कि 9 की फिगर के फौरन बाद शुरू हो जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट 9.6 से लेके 12 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर की जब मैग्नीशियम सल्फेट के लेवल्स अटेन होते हैं तो लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स हो जाता है, रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 15 से लेके तो ऑलमोस्ट कोई 20 तक, 18 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक अगली चीज क्या आती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये दूसरा साइड इफेक्ट है जो कितने लेवल्स पे आ रहा है? तकरीबन 12 के बाद, यानी ऑलमोस्ट कोई 14 to 18 के दरमियान में आ रहा है। फिर उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा? कार्डियक एरिथमियाज, कार्डियक अरेस्ट। सो वो तकरीबन कोई 24 से 30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के लेवल्स पे आएगा। इसमें एक और वैल्यू आती है मिली इक्विवेलेंट्स, MEQ, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि भाई लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस 9.6 से 12 के बीच में हो रहा होता है, तो आप इसको थोड़ा सा 1-2 वैल्यूज नीचे कर लें, तकरीबन 7 मिली इक्विवेलेंट्स वैल्यू पे लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स होता है। इसी तरह जैसे मैंने कहा 14 to 18 वाला लेवल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का है, तो इसको अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स में करेंगे तो तकरीबन ये 12 बनेगा। और इसी तरह मैंने आपसे कहा कि 30 तक जा रहा है कार्डियक अरेस्ट मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर में, तो अब आप उसको मिली इक्विवेलेंट्स में देखेंगे तो ये तकरीबन कोई 25 पे है, मोर देन 25 मिली इक्विवेलेंट्स। 1-2 पॉइंट्स ना नीचे आ जाएगा। और इसके अलावा क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट जब आप देते हैं तो अक्सर पेशेंट्स को नोजिया, हेडेक, फ्लशिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। अब करें क्या? अब अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो करें क्या? उसका हल क्या है? We give calcium gluconate 1 gram in 3 minutes. अब यहां पे देख लें आंसर कौन सा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, दिस इज लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्सेस। Question number 13, patient developed fits. Magnesium sulfate was started, after which she got nausea, vomiting, somnolence, loss of patellar reflexes and slurred speech. So what is the level of magnesium sulfate in blood? कितना है? This is option B, 9 to 12 milligrams per deciliter. Question number 14, at which level of magnesium sulfate toxicity occurs? The answer is 8 to 12 milligrams per deciliter. Question number 15, a patient on magnesium sulfate developed loss of tendon reflexes. Most appropriate step in the management is option B, 10% calcium gluconate.